Maintenance of XYZ's share records have been outsourced. The total expenditure incurred was rupees 4 lakh, including the fee paid of rupees 2,45,000 to increase the company's authorized capital. ओके, कंपनी लिस्टेड कंपनी है और उसके स्टॉक्स, उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो उन शेयर्स की जो परचेज और सेल है वो खुद नहीं कर रही वो कंपनी। वो क्या कर रही है, उसने किसी थर्ड पार्टी को ये अपने शेयर्स के रिकॉर्ड कीपिंग जो है आउटसोर्स कर दी। सो मेंटेनेंस ऑफ एक्सवाईजीज शेयर्स, जो स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर्स हैं, उसका जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसने आउटसोर्स कर दिया। अच्छा, आउटसोर्स करने की कॉस्ट क्या है? कहता है द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज रुपीज 400,000। जिस कंपनी को उन्होंने आउटसोर्स किया वो कंपनी जो है वो उनसे फी ले रही है 4 लाख रुपए। अच्छा, इस 4 लाख रुपए में से जो 2,45,000 रुपए हैं वो उस कंपनी ने पे किया कि मैंने अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है। अब ये उसका लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, कौन सा एक्सपेंडिचर है? लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर है कि उसकी जो शेयर कैपिटल है उसको मैनेज किया जा रहा है। और उस कंपनी ने अपना ऑथराइज कैपिटल लेट सपोज शुरू में 3 मिलियन किया हुआ था, तो अब उन्होंने उसको 6 मिलियन लेट सपोज कर दिया। तो शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज कराने के लिए, SSCP से अप्रूव कराने के लिए उस बंदे ने अपनी कंसल्टेंसी फी 2,45,000 रुपये ली। तो ये लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर में आता है। तो डेफिनेटली ये एक बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये एडमिसिबल होगा। तो इसका आंसर क्या है? The total amount of expenditure being of revenue in nature, revenue expenditure है, capital expenditure नहीं है, तो this is admissible. So आपके इक्विटी से रिलेटेड ये एक्सपेंडिचर है कि आपकी इक्विटी की परचेज और सेल जो स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड कीपिंग है आपने किसी को आउटसोर्स किया हुआ है, और उस 4 लाख रुपए की जो फी है उसमें से 2,45,000 रुपया वो है जो कि आपने पे किया अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कराने के लिए। तो ये डे टू डे का रूटीन का एक्सपेंडिचर है जो कि आपके लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में आएगा, जो कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो चूंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये एडमिसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जी। Contribution of rupees 2 lakh to unrecognized provident fund. XYZ Limited in its accounting system has ensured that when any payment is made from the fund to an employee, tax would be deducted at source from the amount of the payment, if the amount is chargeable to tax as the salary income of the employee. जी, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए, हमने प्रोविडेंट फंड की जो लॉ है वो डिटेल से पढ़ा था। उसमें ये था कि जो तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वो तो अप्रूव्ड है, तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एडमिसिबल है, और जो आउटगोइंग अमाउंट है वो तो है ही एडमिसिबल। लेकिन जब अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में हमने 2 केसेस पढ़े थे कि अगर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड टैक्स डिडक्शन करता है, जब उसको प्रोविडेंट फंड की हमने देखा था, जब सैलरी का चैप्टर किया था तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड की जो पेमेंट है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वो एक आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे आ रही है। तो जब आप किसी एम्प्लॉय को, जब वो जा रहे हैं, आप उसकी पेमेंट जब उसको पे करेंगे उसमें से टैक्स चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब है आप लॉ की कंप्लायंस कर रहे हैं। तो जब आप लॉ की कंप्लायंस कर रहे हैं, बेशक आपका फंड अनरिकग्नाइज्ड है, तो लॉ ने वर्डिंग क्या यूज की थी कि इफ यू हैव इंश्योर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द पेमेंट। सो इसके अंदर क्या है कि इट हैज इंश्योर्ड फ्रॉम द फंड फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो ये वाला एक्सपेंडिचर एडमिसिबल है। अगर वो इसको एक्सपेंडिचर के ऊपर से टैक्स नहीं डिडक्ट करेगा तो वो पूरे का पूरा जो होगा वो इनएडमिसिबल हो जाएगी अमाउंट। इसमें अब क्या है कि जी ये अनरिकग्नाइज्ड है और इस पार्टी ने ये इंश्योर किया हुआ है कि मैं टैक्स काटूंगा, तो चूंकि उसने टैक्स काटा हुआ है तो इसका मतलब है दिस वुड बी एडमिसिबल, हेंस इट इज एडमिसिबल एक्सपेंस because it has made effective arrangements to ensure that tax would be deducted from any payment made by the fund. So अगर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और आप उसमें से टैक्स डिडक्शंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये एडमिसिबल है। लेकिन अगर ऐसा अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है जिसमें यू हैव नॉट इंश्योर्ड, उस सूरत में फिर क्या होगा कि अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया हुआ तो जो आउटगोइंग पेमेंट होगी सिर्फ वो एडमिसिबल होगी, कंट्रीब्यूशन एडमिसिबल नहीं होगा। So इसका आंसर क्या है कि a contribution made to an unrecognized provident fund is not deductible, but
डिडक्टेबल या एडमिसिबल किस सूरत में है कि व्हेन यू हैव मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट्स टू इंश्योर दैट टैक्स वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट्स। तो चूंकि यहाँ पे आपने इफेक्टिव अरेंजमेंट्स कर लिए, वैसे ये एडमिसिबल होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आपने इसका टैक्स डिडक्ट करने की श्योरिटी दे दी है तो फिर ये आपके लिए एडमिसिबल एक्सपेंडिचर होगा। जी फातिमा अरशद आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4। Rupees 50,000 paid as motor vehicle tax on the company's vehicle. जी, आपकी कंपनी की गाड़ी है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो मोटर व्हीकल टैक्स लेती है, तो 50,000 रुपये आपने पे किया। क्या ये मोटर व्हीकल टैक्स पे करना आपकी प्रोडक्शन के लिए, आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है? क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता, डेफिनेटली नहीं बनता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड नहीं है, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आता है? डेफिनेटली ये जी सर बिकॉज ये कंपनी व्हीकल पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये तो मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर ही हुआ ना। देखिए मेरा सवाल ये था कि इसकी नेचर क्या है, क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लब होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में बुक होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में किस कैटेगरी में ये एक्सपेंडिचर जाएगा? देखिए जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है या आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेते हैं, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग से रिलेटेड होता है उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डालते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में है, क्योंकि आपके एम्प्लॉइज की या आपकी कंपनीज की व्हीकल्स हैं जो कि आपने अपने कंपनी के पर्पसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए की हुई है, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, आपका बिजनेस एक्सपेंस है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सो ये एडमिसिबल है। सो इसका आंसर क्या है कि मोटर व्हीकल टैक्स इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड रेवेन्यू इन नेचर, फर्दर इट डज नॉट फॉल इन द लिस्ट ऑफ इनएडमिसिबल डिडक्शंस, देयरफॉर इट इज एडमिसिबल। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है और ये आपकी डे टू डे चीजों से रिलेटेड है और ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, सो दिस इज एडमिसिबल, ये आप इसको प्रॉपर्ली क्लेम कर सकते हैं। जी फातिमा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। Rupees 5 lakh paid for the valuation of the assets of another company which XYZ Limited intended to acquire. यस, अब ये एक टेक्निकल नेचर की चीज आ गई। आपने एक कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करनी है, XYZ लिमिटेड काफी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, तो ये चाह रही है कि मैं एक और बिजनेस को एक्वायर कर लूं, तो उसको उसके एसेट्स की वैल्यूएशन आपने की और करवाई किसी थर्ड पार्टी से, तो उसकी आपने 5 लाख रुपए फी पे की, तो आप एक और कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, लेकिन परचेज करने से पहले आप ये देख रहे हैं कि जी मैं उस कंपनी की परचेज के ऊपर क्या कीमत पे करूं, कितनी कीमत उस कंपनी के एसेट्स की होनी चाहिए। तो एसेट्स की आपने एक थर्ड पार्टी से, किसी कंसल्टेंट से वैल्यूएशन कराई कि भाई मैं वो कंपनी परचेज करने जा रहा हूँ, तो ये बताएं कि इसकी प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू है इस वक्त, अगर आप उसको बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, इसकी व्हीकल्स की क्या प्राइस है, इसकी बिल्डिंग की क्या प्राइस है, इसकी लैंड की क्या प्राइस है, तो आपने वैल्यूएशन कराई। सो वैल्यूएशन जब आपने कराई उस कंपनी को परचेज करने के लिए, तो आपने कंसल्टेंट को पैसे दिए। अब ये बताएं क्या ये आपका रूटीन का एक्सपेंडिचर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर ये रूटीन का एक्सपेंडिचर तो नहीं है। यस, वेरी गुड, ये रूटीन का एक्सपेंडिचर नहीं है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ये उस बिजनेस का डे टू डे मैटर नहीं है, ना तो ये उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ना उसकी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, बल्कि आप अपनी फाइनेंसिंग, आप अपना एक कैपिटल के अंदर एक इंजेक्शन करने जा रहे हैं, आप एक नई कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपकी ये इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये एडमिसिबल नहीं होगा, ये आपका एक्सपेंडिचर क्लेमेबल नहीं होगा, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, बल्कि ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आएगा। इसका आंसर क्या है कि जी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट ₹500,000 रिलेट टू एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, यू आर एक्वायरिंग अनदर कंपनी, यू आर परचेजिंग अनदर कंपनी,
सो ये पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ना हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर लॉ डिसअलाउड है, सेक्शन 21N ये कहता है। मैं सेक्शन 21N आपको पढ़ा देता हूँ, आपको क्लियर भी हो जाएगा। जी पढ़े, 21N क्या कहते हैं? Except एक्सेप्ट, as जी, provided in Division 3 of this part, any expenditure paid or payable of a capital nature. एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल ऑफ कैपिटल नेचर, और इसके शुरू में पढ़े क्या है कि कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए क्या कहता है वो? No deduction shall be allowed in computing the income of a person under the head income from business for A, B, C, D up to N. So इसका मतलब है, ये कहते हैं इसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। सेक्शन 21 क्या कहते हैं? डिडक्शन नॉट अलाउड। सो कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर की नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। आपको इनकम कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्शन के लिए ये अमाउंट आपको अलाउड नहीं है। आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर एज ए डिडक्शन नहीं लिख सकते। So since this is capital nature expenditure, so ये as per section 21N के तहत ये क्लेमेबल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है, सो ये इनएडमिसिबल है, अलाउड नहीं है, इट वुड बी डिसअलाउड। सो चाहे आप डिसअलाउड लिखें, इनएडमिसिबल लिखें, डिडक्शन नॉट अलाउड लिखें, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस वुड बी रेड बाय हमजा। जी हमजा। Yes, sir. Rupees 45,000. यही पढ़ना है सर। जी जी। Rupees 45,000 is a penalty imposed by the commissioner for late filing of the annual return of income for the tax year 2017. आपने 2017 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करनी थी 31 दिसंबर 2017 तक, ठीक है। आपने 30 जून 2017 का आपका फाइनेंशियल ईयर था, 30 जून 2017, तो विद इन 6 मंथ एज पर लॉ आपने 31 दिसंबर को, उसकी लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, तो आपने 31 दिसंबर को नहीं की, बल्कि आपने लेट रिटर्न फाइल की, से आपने जनवरी में की, फरवरी में की या मार्च में की, तो कमिश्नर ने आपको 45,000 रुपीज पेनल्टी लगा दी। तो ये पेनल्टी आपको लगी, क्या ये आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्यों होगा? हमने क्या पढ़ा था कि जी आपको किसी भी लॉ की वायलेशन के ऊपर फाइन लगता है तो वो एडमिसिबल नहीं होता। आपका एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई वो नहीं है, एक्सपेंडिचर आपने किया है, जेन्युइन एक्सपेंडिचर है, लेकिन टैक्स के पर्पसेस के लिए ये एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है कि अगर आपको किसी भी लॉ की वायलेशन के ऊपर आपको कोई फाइन लगता है तो वो क्लेमेबल नहीं है, राइट। तो इसका आंसर क्या है? अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 45,000 पेड फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज इनएडमिसिबल। ये एडमिट नहीं होगा, इट इज इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर ऑन आइदर ऑफ द टू ग्राउंड्स। कौन कौन से दो ग्राउंड्स हैं? एक तो ये है कि जी बी, इट वाज इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस, देयरफॉर इनएडमिसिबल, ठीक है, ये एडमिसिबल नहीं है क्योंकि आपने लॉ की वायलेशन की है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि इनकम टैक्स, ये जो पेनल्टी है ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन में आती है, तो इनकम टैक्स इटसेल्फ हमने कहा था कि इनकम टैक्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ना तो एडमिन एक्सपेंसेस में आता है, ना कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, बल्कि वो इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के बाद ये आता है। तो उस वजह से भी ये जो पेनल्टी है, चूंकि ये टैक्स की डेफिनेशन में आती है, तो अ पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ए टैक्स। It is included in tax as defined in the income tax ordinance. So tax जो है, इनकम टैक्स भी जो है
वो आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, तो टैक्स इज एन इनएडमिसिबल डिडक्शन अंडर द लॉ। सो दो क्लॉजेज इसको सपोर्ट कर रही हैं इसकी इनएडमिसिबिलिटी को। एक 21A जो कहता है कि जी आपके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है वो इनएडमिसिबल है। मैं लॉ दोबारा पढ़ाता हूँ आपको, ये देखें, ये पढ़े, ये क्या कहता है कि एनी सेस रेट और टैक्स पेड और पेबल बाय द पर्सन इन पाकिस्तान और ए फॉरेन कंट्री दैट इज लेविड ऑन द प्रॉफिट्स और गेन्स। तो चूंकि इनकम टैक्स आपके प्रॉफिट्स और गेन्स के ऊपर होता है तो उसकी जो पेनल्टी है वो भी इसी तरह से ट्रीट होगी। तो ये नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। सो 21A कहता है कि ये चूंकि इनकम टैक्स की डेफिनेशन में आता है तो इसलिए अलाउड नहीं है। और दूसरा वो कहता है ये फाइन है। तो फाइन आता है जी में। जी क्या कहता है, एनी फाइन और पेनल्टी, एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन। अगर आपको कोई फाइन लगा किसी लॉ की वायलेशन के ऊपर तो वो वाला एक्सपेंडिचर सब सेक्शन जी के तहत वो भी क्या है, इट सेज नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। सो जी के लिए भी नॉट अलाउड, ए के लिए भी नॉट अलाउड। सो 21A और 21G दोनों इस पे अप्लाई होते हैं। तो 21A और 21G दोनों के तहत पेनल्टी लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो इनएडमिसिबल है, वो आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे नहीं है, आप उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं ले सकते। इब्राहिम राजा, क्वेश्चन नंबर 7। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू कंप्यूटर परचेज्ड फॉर रुपीज 300,000 on 20th June 2019 for which installation could not be made until 15 July 2019. ओके, आपने कंप्यूटर परचेज किया, एसेट कौन सा है? कंप्यूटर्स कंप्यूटर, उसकी वैल्यू कितनी है? सर 3 लाख। 3 लाख है। ये किस साल में फॉल करता है? टैक्स ईयर कौन सा है? सर 2019 है सर। 2019 है, क्योंकि ये 20 जून 2019 को परचेज हुआ। ठीक है, अच्छा आपने परचेज तो कर लिया, तो जून के अंदर ही अंदर कर लिया। अगर तो आप इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेना शुरू कर दिया आपने जून में, तो इसकी डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ठीक है, क्या ये 3 लाख रुपया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? पहले तो ये बताएं। आपने एक कंप्यूटर परचेज किया, क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? इसको आप स्ट्रेट अवे कंप्यूटर को कंप्यूटर एसेसरीज करके एडमिन एक्सपेंसेस में डाल देंगे या इसको कैपिटलाइज करेंगे, एसेट के तौर पे कंप्यूटर को डालेंगे, क्या करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, फाइन। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये एडमिटेबल नहीं है, एडमिसिबल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एडमिसिबल नहीं है तो क्या इसकी डेप्रिसिएशन भी एडमिसिबल नहीं है? अगर ये एसेट यूज होगा तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी। तो क्या डेप्रिसिएशन एक फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर के तौर पे आती है? आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसको जरा गौर से दोबारा से माइंड में दोहराएं। तो क्या डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर आती है आपके एडमिन एक्सपेंसेस में? सर डेप्रिसिएशन को तो हम एक्सपेंस कंसीडर करेंगे ना इसका। यस, तो ये 3 लाख रुपए जो अमाउंट है ये तो कैपिटल नेचर का है, इसका तो आपको एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन डेफिनेटली आपका एक्सपेंडिचर होगा। सपोज ये आपका जो है इसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया, स्ट्रेट लाइन तो अलाउ नहीं करता, आपको ये अलाउ करता है डिमिनिशिंग बैलेंस। तो सपोज डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है जी 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर आपको एडमिसिबल होगा, लेकिन उस सूरत में होगा जब उस साल ये एसेट यूज हुआ होगा। तो अब आप देखिए क्या ये एसेट यूज हुआ या नहीं हुआ जून 2019 से पहले पहले, क्योंकि सर एक मंथ की होगी। जी सर एक मंथ की होगी, जिस मंथ में हमने यूज किया जून के, उसमें वो तो एक्सपेंस आपने इसको कंसीडर। यूज किया या नहीं किया? लाइन नंबर 2 पढ़े, क्या इसको यूज किया या नहीं किया? नहीं किया सर, जुलाई 2019 तक।
यस, आगे वो कहता है वेरी गुड, वो कहता है इंस्टॉलेशन कुड नॉट बी मेड अंटिल 15 जुलाई 19। आपने कंप्यूटर तो परचेज कर लिया लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं किया और उसको 15 जुलाई को जाके आपने इंस्टॉल किया, तो 15 जुलाई को तो अगला साल शुरू हो गया, 2019-20 1 जुलाई से तो नया साल शुरू हो गया। तो इसका मतलब है आपने जून में परचेज किया लेकिन जून में यूटिलाइज नहीं किया। अगर इसकी इंस्टॉलेशन आप 30 जून को उससे पहले पहले कर लेते तो आप 1 महीने की डिप्रिसिएशन ले सकते थे, लेकिन चूंकि आपने इसको यूज ही नहीं किया तो इसलिए इसका कोई भी डिप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर एडमिसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ₹300,000 इज ऑफ ए कैपिटल नेचर, तो स्ट्रेट अवे 3 लाख रुपया तो एडमिसिबल नहीं है। तो एडमिसिबल क्या होगा? डिप्रिसिएशन। लेकिन डिप्रिसिएशन तब एडमिसिबल होगा जब ये एसेट आप 30 जून से पहले पहले यूज करेंगे। तो चूंकि आपने इसको 30 जून से पहले इसको यूज नहीं किया तो आपको 2019 टैक्स ईयर 2019 की डिप्रिसिएशन भी एडमिसिबल नहीं होगी। 2020 15 जुलाई 2019 किस साल में फॉल करते हैं? टैक्स ईयर 2020 में, क्योंकि वो साल कहाँ कंक्लूड होता है? जून 2020 में। अगले साल आपको डिप्रिसिएशन अलाउड होगी लेकिन इस साल नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है कि जी ये जो 3 लाख रुपया है ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये आपको एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउड नहीं है। इसकी डेप्रिसिएशन आपको अलाउड है लेकिन डेप्रिसिएशन 2019 में चूंकि यूज नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी, अगले साल डेप्रिसिएशन अलाउड होगी। तो इसका आंसर पढ़ें क्या कहता है ये। A computer costing rupees 3 lakh was not put to use during the year ended 30th of June 2019, hence is not entitled to any depreciation or initial allowance. इनिशियल अलाउंस, सो डेप्रिसिएशन भी उसको मिलती नहीं है और इनिशियल अलाउंस भी नहीं मिलती। इनिशियल अलाउंस का कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में फुल्ली होली सोली हम डेप्रिसिएशन के ऊपर अगला लेक्चर करेंगे कि डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स लॉ क्या कहता है। जी इब्राहिम, अगला क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे, जी सर। क्वेश्चन नंबर 8। जी सर। Compulsory annual fee of rupees 2 lakh paid in cash to the Engineering Development Board established by the federal government. ओके, सो आपने फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, उसको आपने फी पे की है 2 लाख रुपए, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? एनी स्टूडेंट जी बताएं। आपने एक सरकारी इदारे को फी पे की है तो क्या ये आप कैश में पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते? लॉ क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि लॉ कहता है कि जी आप किसी भी सिंगल अकाउंट हेड के तहत 2,50,000 रुपए तक की अमाउंट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आप पे कर सकते हैं, ये 2,50,000 रुपए से कम अमाउंट है तो ये आप पे कर सकते हैं। और एक दूसरा रीजन भी है कि गवर्नमेंट की फी चाहे वो किसी भी लिमिट की हो वो आप कैश में पे कर सकते हैं। सो इट सेज कि जी पहली क्लास ये 2 रीजन की वजह से एनी एक्सपेंडिचर इन एग्रीगेट और अंडर अ सिंगल अकाउंटिंग हेड इन एक्सेस ऑफ ₹250,000, ये टाइपो है, इसको 250 करिएगा। सो इन एक्सेस ऑफ 250,000 अदर देन बाय क्रॉस चेक और क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डिडक्टेबल विद सर्टेन एक्सेप्शंस। सो 2,50,000 रुपए से ऊपर वाला इनएडमिसिबल है लेकिन ये 2,50,000 से कम है तो इसलिए ये एडमिसिबल होगा। और सेकंड क्या है कि आप कैश में विदाउट एनी लिमिट गवर्नमेंट की फी पे कर सकते हैं। तो सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि वन ऑफ द एक्सेप्शन इज दैट एनी फी एक्सपेंडिचर हेंस द ₹200,000 पेड इन कैश टू द engineering development board that is part of the federal government, it is allowed and no adjustment is required. So section 21L क्या कहता है कि जी ये अगर गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को आप एक्सपेंडिचर पे करते हैं तो वो आप एज एन एक्सपेंडिचर ले लेंगे। तो इसका मतलब है ये जो 2 लाख रुपया है ये लीगल एंड प्रोफेशनल फी के अंदर आप उसको क्लेम कर लेंगे। जी सबा वकार बेटा आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9। Sir, a donation in in kind to a relief fund run by the government of Sindh. सिंध गवर्नमेंट ने एक रिलीफ फंड बनाया जिसके अंदर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है, कोई डिजास्टर है, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक रिलीफ फंड बनाया। इस कंपनी ने उस रिलीफ फंड में कोई अमाउंट डोनेशन के तौर पे दी। तो क्या ये डोनेशन आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है
एज पर लॉ आप एक बिजनेस एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकते हैं, या आपने एक रिलीफ फंड को एक अमाउंट दी है, तो क्या ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है? क्या ये रिलीफ फंड देने से आपकी सेल बढ़ जाएगी, या आपकी No, प्रोडक्शन sir. बढ़ जाएगी, या क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट्स की बढ़ जाएगी? क्या ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है या नहीं? No, sir. यस, वेरी राइट, ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि इससे ना तो आपकी कोई एफिशिएंसी बढ़ रही है, ना आपकी फैक्ट्री की सेल बढ़ रही है, ना ट्रेडिंग की एक्टिविटी बढ़ रही है, ना ही आपके कॉस्ट ऑफ सेल है, ना ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो इसका मतलब है ये एडमिसिबल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि बेशक ये गवर्नमेंट का फंड है, लेकिन ये आपका कोई गवर्नमेंट की फी तो नहीं है ना, ये तो आपने एक वॉलंटरली एक रिलीफ फंड को दिया, तो ये एक्सपेंडिचर के तौर पे एडमिटेबल नहीं है। So what does it say? कि जनाब, this donation in kind to a relief fund run by the government of Sindh is not for the purpose of business, hence not allowed as an expenditure. तो चूंकि ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए ये एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउड नहीं है, सेक्शन 20 सबसेक्शन 1। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? वो कहता है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था कि जी सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, in computing the income of a person chargeable to tax under the head income from business for a tax year, a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in the year wholly or exclusively for the purpose of business. अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है फिर तो अलाउड होगा, अगर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है फिर अलाउड नहीं होगा। तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के तहत सिर्फ बिजनेस एक्सपेंडिचर आपका एज ए डिडक्शन अलाउड है। तो चूंकि ये डोनेशन जो है ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए ये डोनेशन जो है ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। अब आप लोगों के जहन में आएगा कि भाई हमने डोनेशन तो दी है, हमें इसकी डिडक्शन नहीं मिल रही, तो हमें डोनेशन देने का फायदा क्या है? तो देखें, एक चीज होती है ज़मीर, तो आपका ज़मीर सेटिस्फाई हो गया, आपका एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बेशक आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे नहीं है, लेकिन एज ए डोनेशन तो है, आपका एक सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन तो है। तो नो डाउट आपको टैक्स लॉ एज एन एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ कर रहा, लेकिन आपको डोनेशन तो है, आपको एक सेटिस्फेक्शन तो है, आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आता है। इसके ऊपर एक क्लॉज और है कि आल्दो ये आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे नहीं आ रहा, लेकिन आपको इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा उसका तरीकेकार आगे आ रहा है। इट इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर, डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन इट इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर द लॉ। सेक्शन 61 हम पढ़ेंगे, जिसके तहत आप किसी भी इदारे को डोनेशन देते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और वो किस तरीके से रिड्यूस होती है कि आप क्या करते हैं, जितने की डोनेशन दी, डोनेशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, आपकी टैक्स टू इनकम जो रेशो है उसको डोनेशन से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी उतनी अमाउंट का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे कैलकुलेशन होगी। सपोज आपने डोनेशन ऑफ ₹500,000 given for a relief fund established by गवर्नमेंट ऑफ सिंध। पहली चीज ये है कि जी दिस एक्सपेंडिचर of ₹500,000 is not a business expenditure, hence it is not an allowable expenditure as per section 20
सबसेक्शन 1। तो ये आपका दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑफ योर्स, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो चूंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, सो इट इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। ये इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, हेंस इट इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। ये तो चीज क्लियर होगी। लेकिन इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यू वुड बी, यू आर however you are allowed or you are entitled to claim tax credit on the donation amount। कैसे करेंगे? वो होगा डोनेशन वैल्यू, वैल्यू कितना है 5 लाख रुपए। डोनेशन वैल्यू को आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? डोनेशन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स अमाउंट। लेट्स सपोज आपका टैक्स बनता है 30,000, या हम बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, आपका टैक्स अमाउंट बनती है जी से 100,000। 1 लाख रुपए की टैक्स बनता है, और आपकी जो इनकम है बिजनेस इनकम, सपोज वो है 1 मिलियन की। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आपकी टैक्स अमाउंट है 1 लाख रुपए की और बिजनेस इनकम है 1 मिलियन। सो 1 मिलियन की बिजनेस इनकम के ऊपर आपको टैक्स लग रहा है 1 लाख रुपया। तो पहले हमने देखना है टैक्स रेशो क्या है। टैक्स रेशो इज टैक्स डिवाइडेड बाय बिजनेस इनकम। सो योर टैक्स इज 100,000, so is equal to tax divided by business income। so ये आपकी रेशो है। आपकी रेशो कितनी है? 10%। तो आपने टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू डोनेशन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब ये है टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय बिजनेस इनकम। तो डोनेशन है 5 लाख रुपए की, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेशियो है 10%। सो आपका टैक्स क्रेडिट होगा इज इक्वल टू 500,000 इंटू ये। आपको 50,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, although कि आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे नहीं है, लेकिन आपको ये 50,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स क्रेडिट आपका टैक्स कितना है हमने इधर कैलकुलेट किया जी। ये अज्यूम किया हमारी टैक्स अमाउंट है 1 लाख रुपया। हम लिखते हैं कि जी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपया, टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपया। उस टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट है 50,000 का, इक्वल टू ये वाली अमाउंट 50,000। उसका मतलब है लाख रुपए का आपका टैक्स बनता था, तो नेट टैक्स पेबल कितना हो गया? ये आपको 50,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो टैक्स आपका 1 लाख बनता था, 50,000 रुपए का आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होकर 50,000 रुपए रह गई। तो ये है डोनेशन देने का टैक्स लॉ के मुताबिक ये फायदा होता है कि डोनेशन आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे नहीं आती, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी को वो रिड्यूस कर देती है। आपको टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। So what does it say कि जी इट इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर द लॉ सेक्शन 61। कैसे कैलकुलेट किया? डोनेशन वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट से, टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, उतनी अमाउंट का टैक्स क्रेडिट आ गया।
जी उमर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। सर एक्सक्यूज मी सर जी सर बस में कर सकते हैं। बस ये फाइनल आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 है, ये करके फिर क्लोज कर लेते हैं। ओके सर। जी क्वेश्चन नंबर 10 मिस्टर उमर। जी सर। सर रुपीज 15,30,000 out of भाई traveling इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ें। 1,530,000 1,530,000 out of traveling expenses being कैसे the पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ें। 1,530,000 out of traveling ओके expenses. और दूसरा तरीका ये है कि 1.53 मिलियन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? 1.53 मिलियन। ओके Rupees 1.53 million out of traveling expenses being the travel and hotel expenses for XYZ's technical managers visit to Japan. The travel to Japan was entirely for business purposes. It was necessary for the firm's technical manager. बस यहाँ पे रुक जाए। अगर लेट्स सपोज इट वाज नेसेसरी से लेकर एंड तक ये ना होता तो ये बंदा बिजनेस पर्पसेस के लिए ट्रेवल करके जा रहा है और उसके ट्रेवल की एक्सपेंसेस है 15। यही पहली वाली इंफॉर्मेशन होती, तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है? जी सर। बिल्कुल। अगर हमारे पास ये पैराग्राफ सेकंड सेंटेंस ना होता, सिर्फ पहला ही सेंटेंस होता, तो हम इसको कहते हैं जी ये एक बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये क्लेमेबल एक्सपेंस है, ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो क्योंकि ये उस सूरत में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होता। लेकिन अब आप सेकंड जो लाइन है, सेकंड सेंटेंस है, वो आपको बताता है कि इससे एक्सपेंडिचर की नेचर क्या है। तो ये जो ट्रैवलिंग है किस पर्पसेस के लिए हो रही है वो पढ़े जरा। It was necessary for the firm's technical manager to travel to Japan for the purposes of selecting a second-hand mixing machine so as to ensure that the machine was compatible with the company's existing plant. तो ये एक्सपेंडिचर आपने किस लिए किया कि आपने अपने टेक्निकल मैनेजर को भेजा कि जापान में जाके एक मिक्सिंग मशीन खरीद के लाओ सेकेंड हैंड। तो चूंकि ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ये आप बिजनेस डील के लिए नहीं जा रहे बल्कि एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो ये जो कॉस्ट होगी ये उस मिक्सिंग मशीन को कैपिटलाइज होगी। लेट्स सपोज आपकी मिक्सिंग मशीन है 5 मिलियन की, तो ये 15,30,000 रुपए 1,530,000 उस मिक्सिंग मशीन की कैपिटल कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो चूंकि so as to ensure that machine was compatible with the company's existing plant, आप उस बंदे को इसलिए भेज रहे हैं कि वो मशीन आपकी एग्जिस्टिंग जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके साथ कोहेरेंट हो, उसके साथ कंपेटेबल हो। तो ये बेसिकली एक्सपेंडिचर है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मिक्सिंग मशीन खरीदने के लिए, क्योंकि आप इधर बैठ के गलत मशीन खरीद लेते हैं तो आपने अपने टेक्निकल मैनेजर को भेजा कि जाके चेक करके एक मशीन लाओ। तो क्या ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो चूंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एसेट का पार्ट बनाते हैं और डेप्रिसिएशन के थ्रू उसको आप एक्सपेंडिचर को चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 15,30,000 एज इट इज ये जो एक्सपेंडिचर है ये इनएडमिसिबल होगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो आंसर क्या है, पढ़ें। The expenditure of 1,530,000 incurred solely to secure the purchase of a mixing machine is capital expenditure and is not deductible. Rupees 1,530,000 should be added to the cost of the mixing machine for tax purposes. ठीक हो गया। तो ये एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं चार्ज कर सकते, ना ही इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर सकते हैं, बल्कि ये एक मिक्सिंग मशीन की कॉस्ट में आएगी, मिक्सिंग मशीन का पार्ट बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगी, और वो चूंकि ये आपकी प्लांट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो इसकी जो डेप्रिसिएशन जाएगी वो आपकी CGS को जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जाएगी, तो वहां चार्ज होगा।